Hello students, let us start our discussion about Ohm's law. कल के हमारे लेक्चर में कुछ बच्चों ने हमसे पूछा कमेंट के माध्यम से कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है या I प्रोपोर्शनल टू V होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न बना रहा कि V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि स्टेटमेंट जब हम करते हैं ओम्स लॉ का तो कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। सो कुछ बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूज़न आ गया कि V प्रोपोर्शनल टू I करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं V इक्वल टू आर आई, लेकिन अगर हम I प्रोपोर्शनल टू V करें तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ V प्रोपोर्शनल टू I पर आपने कांस्टेंट लगाया रेसिस्टेंस, लेकिन जब आप लिखते हो I प्रोपोर्शनल टू V तो यहाँ भी कांस्टेंट ही लगता, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट लगेगा, और ये कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को हम कंडक्टेंस कहते हैं, इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता I इक्वल टू जी वी। इट मीन्स यहाँ R जो है वो है रेसिस्टेंस और यहाँ G जो है वो है कंडक्टेंस। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपान रेसिस्टेंस। जो कंडक्टेंस है किसी कंडक्टर का कंडक्टेंस वो उसके रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर है। अच्छा, अगर हम कहें कि रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी कल हमने ये भी चर्चा किया था कि वो रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी के लिए रेसिस्टेंस के साथ एक रिलेशन हमने डिराइव किया था, आपको याद होगा, हमने एक फार्मूला डिराइव किया था R इक्वल टू रो एल बाई ए बाई डिपेंडेंसी ऑफ द रेसिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ द रेसिस्टेंस से हमने एक फार्मूला निकाला था R इक्वल टू रो एल बाई ए। एक एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल डाटा से हमने ये अब निकाला था, कंक्लूजन किया था कि R प्रोपोर्शनल टू L, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी हटी तो कांस्टेंट लगा रो। जी हाँ, रो क्या है, रो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी है। तो अगर हमने इसके लिए ये फार्मूला निकाला तो ज़रा बताइए कंडक्टेंस के लिए क्या फार्मूला होगा। तो कंडक्टेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा 1 बाई रो, क्योंकि कंडक्टेंस G बराबर 1 अपान R, तो हो जाएगा 1 अपान रो और A बाई L। यहाँ से स्पष्ट ये दिख रहा है। तो 1 अपान रो के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। सो कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा A, सिग्मा डॉट A बाई L। ठीक है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट, वैसे आपके सिलेबस में नहीं, बस यही इतना है, और इसी की सहायता से तमाम सारे कैलकुलेशंस आपको करने होते हैं। तो फिलहाल G इक्वल टू सिग्मा A बाई L, ये भी आप फार्मूला याद कर लीजिए। यहाँ जो सिग्मा है इसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। सो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपान रेसिस्टिविटी। एक कंक्लूजन निकल के आता है, कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर की उस कंडक्टर के रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल के बराबर होता। तो अगर रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या है, आपने कल देखा था कि रेसिस्टिविटी की जो यूनिट आई थी वो ओम मीटर आई थी। तो यहाँ से कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी महो पर मीटर, महो पर मीटर। तो यूनिट ऑफ सिग्मा, यूनिट ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, ओम का इन्वर्स। ओम के इन्वर्स को हम महो भी पढ़ते हैं, तो आप चाहो तो ऐसे लिख लो ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स, या इसी को ऐसे लिखते हैं ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। और ओम इन्वर्स को प्रायः इस प्रकार MHO ऐसे लिखा जाता, महो पर मीटर। ये मीटर इन्वर्स का मतलब पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो
कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, महो पर मीटर। अच्छा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करें, जैसे मान ले हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी इनिशियल लेंथ L मीटर है। अगर मैं उस कंडक्टर को खींच करके, मतलब उस कंडक्टर में ना तो मैंने बाहर से कुछ मिलाया है ना ही उसमें से काट करके कुछ निकाला, अगर उसको खींच करके उसकी लंबाई को ट्वाइस कर दिया जाए, उसकी इनिशियल लेंथ L थी और बाद में हमने उसकी लेंथ को इंक्रीज करके 2L बना दिया, तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और जिस मटेरियल का बना है उसकी रेसिस्टिविटी रो है और इसका रेसिस्टेंस R है, तो R इक्वल टू हो जाएगा रो L बाई A। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसी वायर को किसी टेक्निक की सहायता से खींच करके इसको जस्ट ट्वाइस कर दूं, तो ये थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा। ठीक, इसकी टोटल लेंथ हो गई 2L। तो आप बताओ इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगी कि नहीं? घट जाएगी, क्योंकि जब वायर को स्ट्रेच किया जाएगा तो इसका टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। तो अगर यहाँ पर हम इसके टोटल वॉल्यूम को देखें तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, A इंटू L, क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी A2 हो जाए और इसको लेंथ को L2 मान लें, तो इसका टोटल वॉल्यूम इस समय कितना हो जाएगा, A2 L2। और अगर हम A2 के स्थान पे A2 लिखें, L2 के स्थान पे 2L लिख दें, तो ये हो गया 2L। तो आप देख रहे हैं A2 इंटू 2L किसके इक्वल है, AL के इक्वल है। तो L से L अगर कैंसिल कर दें तो A2 का मान हमको मिला A/2। अर्थात छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको दिखाई पड़ा कि जब किसी वायर की लेंथ को खींच करके ट्वाइस कर दिया जाता है तब इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाती है। इसी प्रकार अगर इस वायर की लेंथ को खींच करके थ्राइस कर दिया जाए तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 हो जाएगी। अगर इसकी लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/4 हो जाएगा। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये एरिया कितनी हुई, A/2। तो जरा आप बताओ, जब ये A था L था तो R का मान इतना आया। अब अगर हम R' निकालें तो R' इस वायर के लिए क्या आएगा, ये हो जाएगा रो। भाई मटेरियल तो बदला नहीं, मटेरियल वही है। अगर ये कापर है तो ये भी कापर है, अर्थात इसकी रेसिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, रेसिस्टिविटी तो वही है, रो तो वही है, बट लेंथ कितनी है, L2 है आप लिख सकते हो, बटा एरिया कितना A2 है। तो चलो वैल्यू रख दो, L2 का कितना हुआ 2L और एरिया का कितना हुआ A/2। तो ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए 4 यहाँ आ गया, रो L/A। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये रो L/A इस फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, R' इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। इसका मतलब अगर किसी वायर की लेंथ को किसी टेक्निक से खींच करके अगर डबल कर दिया जाए तो उस वायर का रेसिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली अगर मैं वायर की लेंथ को थ्राइस खींचता तो ये लेंथ 3 गुना बढ़ी, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 होता, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ से 3 3 9, अर्थात रेसिस्टेंस 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाता। तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में निकल करके आता है, हमारे सम्मुख एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, कि अगर किसी वायर को उसकी इनिशियल लेंथ का n टाइम्स खींच करके बढ़ा दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो R' n स्क्वायर ऑफ R हो जाएगा। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला you can solve different type of numerical problems, and such type of numerical problems are also given in your textbook, NCERT book also. So solve all these numerical problems. Okay, till now take care, thank you.